गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ा था तथा उसके साथ साथ अपन ने अधिशोषण समतापी वक्र एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व की बात की थी। अब हमारा आज का टॉपिक है फ्राइडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है कि फ्राइडलिक ने 1909 में एक आनुभविक समीकरण एम्पिरिकल इक्वेशन दिया जो किसी निश्चित ताप पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा तथा अधिशोषक की सांद्रता के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, तो फ्रेंडलिक ने जो इक्वेशंस दी थी, फ्रेंडलिक इक्वेशंस, वो किस किस के बीच में रिलेशंस बता रही थी। फिक्स टेम्परेचर पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा मतलब एब्जॉर्बेंट और अधिशोषक की सांद्रता, ठीक है, उसके बीच में जो रिलेशंस बता रही थी, इसे फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखे मान रखा है कि छोटी सी डेरिवेशन है कि यदि x ग्राम अधिशोषित पदार्थ एब्जॉर्बेंट की मात्रा है, ठीक है, और स्मॉल m ग्राम अधिशोषक पर अधिशोषित होता है, ठीक है, x ग्राम तो टोटल अधिशोषित पदार्थ की मात्रा है और स्मॉल m ग्राम वह अधिशोषक पर अधिशोषित हो रहा है, तो माना कि अधिशोषित विलयन की साम्य पर सांद्रता, ठीक है, c है। तो अधिशोषण समतापी वक्र को अपन गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि x अपॉन m बराबर के सी की पावर 1/n किसके लिए है, यह लिक्विड गैस के लिए है, ठीक है, जहाँ k तथा स्मॉल n कांस्टेंट है, ठीक है, जो अधिशोषक तथा अधिशोष्य की किसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं और m का मान इकाई से कम होता है। अब है ठोसों पर गैस के अधिशोषण के समतापी वक्र। ऊपर वाला जो अपन ने लो पढ़ा था 2.1, ठीक है, जो इक्वेशंस थी वो किसके लिए थी, लिक्विड और गैस के लिए, ठीक है, लिक्विड और गैस कॉम्बिनेशंस के लिए थी। अगर अपन बात करते हैं कि ठोसों पर गैसों के, सॉलिड और गैस की बात करें, ठीक है, कि ठोसों पर गैस के अधिशोषण के लिए फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र समीकरण क्या होगा कि x अपॉन एम बराबर के पी की पावर n 1/n, ठीक है। तो फ्राइडलिक जहाँ P अधिशोषित गैस का दाब है, ठीक है। अब फ्राइडलिक समतापी अधिशोषण का सत्यापन, ठीक है, जो फ्राइडलिक ने अपना इक्वेशन दी थी, जो आइसोथर्म दिया था, उसको अगर अपन प्रूव करें तो क्या होगा कि लॉग ले लेते हैं कि log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log c, ठीक है। वहीं अगर दूसरे समीकरण की बात करें जहाँ log बराबर log x बाई m बराबर log k प्लस 1/n log p, ठीक है। यदि log x बाई m को log c या log p के अगर अपन अपोज में ग्राफ प्लॉट करें तो एक सीधी रेखा आनी चाहिए, ठीक है। log x बाई m और log c और log p, इन दो के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचें, क्योंकि बाकी जो log k और था वो क्या था, n, वो कांस्टेंट थे, तो अपन log c log p और log x बाई m के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो सीधी रेखा आनी चाहिए। इस रेखा का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो 1/n तथा वाई एक्स पर जो इंटरसेप्ट होगा वो log k के मान को बताता है, ठीक है। अगर अपन समीकरण 3 और 4 से प्रयोग से k तथा n के मान की गणना करना चाहें तो अपन ग्राफ देख सकते हैं कि जो पहला ग्राफ होगा वो log x बाई m, ठीक है, के बीच में अगर जो ग्राफ है देखते हैं किस तरीके से मिलता है, सीधी रेखा आती है, ठीक है, जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो k को डिनोट करेगा और अगर अपन इसका स्लोप लें, स्लोप b बाई a, ठीक है, मतलब 1/n के बराबर होता है। वही अगर अपन log x बाई m और log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, जो और इसका जो इंटरसेप्ट है वो k को बताता है और जो स्लोप है b बाई a मतलब 1/n को बताता है। अब है कि फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फ्राइडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज थे, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस थी, देखते हैं। यह एक निश्चित दाब परिसर में ही अच्छे परिणाम देता है, ठीक है। स्थिरांक के तथा n, स्मॉल n के ताप के साथ बदलते हैं, ठीक है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर, ये पहले बात तो ये क्वेश्चन सही देता है, और अगर अपन टेम्परेचर बदल दें
तो जो कांस्टेंट के हैं और एन के मान है वो बदलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली अधिशोषण समतापी समीकरण विशुद्ध आनुभविक समीकरण है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। ठीक है, फ्रेंडलीज का जो अधिशोषण समतापी ये समीकरण था, ठीक है, ये केवल ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, हाइपोथेटिकली अपन इसको बता सकते हैं, लेकिन अगर अपन साइंटिफिक इसको प्रूफ देना चाहें तो अपन इसको नहीं बता सकते या प्रूफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लेंग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि चूंकि फ्रेंडली अधिशोषण समतापी दाब के एक निश्चित परास में ही मान्य होता है, अतः लेंग्यूमर ने 1916 में अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर एक समतापी वक्र प्रस्तुत किया, जिसे लेंग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। अब लेंग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र के कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे, कौन कौन से अभिग्रहित थे, देखते हैं कि पहला, इसके अनुसार ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित गैस की यूनिमोलिकुलर लेयर परत बनती है। यह धारणा कम व उच्च ताप पर ही सर्वमान्य है। ठीक है, जबकि अणुओं में वांडरवाल आकर्षण बल के कारण अधिशोषित गैस के अणुओं की कौन सी मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है। ठीक है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा सॉलिड की सरफेस पे, और अगर वीक वांडरवाल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में, तो कौन सा मल्टी मोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। जबकि लेंग्यूमर अधिशोषण समतापी वक्र यूनिमोलिकुलर लेयर पर ही आधारित है। इसने लेंग्यूमर ने जो बेस माना था वो केवल यूनिमोलिकुलर लेयर को ही माना है। नेक्स्ट है कि अधिशोषक पृष्ठ के निश्चित स्थान पर ही होता है तथा इनके मध्य किसी भी प्रकार की कोई अंतर क्रिया नहीं होती। ठीक है, अधिशोषण है वो अधिशोषक के पृष्ठ के निश्चित स्थान पर होता है। ठीक है, मतलब एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा एक फिक्स एरिया के अंदर होता है। ठीक है, पहली बात तो ये, और एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट जो अधिशोषक और अधिशोष्य हैं, इनके बीच में किसी भी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, अर्थात एक स्थान पर एक ही अणु अधिशोषित होता है। जब संपूर्ण पृष्ठ गैस के यूनिमोलिकुलर लेयर से ढक जाता है, तत्पश्चात इसके आगे और अधिशोषण नहीं होता। ठीक है, एक निश्चित ताप पर दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण भी बढ़ता है। ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर को फिक्स करके अगर प्रेशर्स को इंक्रीज करें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग है जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि संपूर्ण ठोस की सतह पर पूर्ण का यूनिमोलिकुलर मोटाई की परत ना बन जाए। लेंग्यूमर के अनुसार अधिशोषण की प्रक्रिया एक गतिक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, लेंग्यूमर ने इसको एक गतिक काइनेटिक प्रोसेस माना है, गतिक के प्रक्रिया मानी है, और इसके अंदर दो क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी है? संघनन कंडेंसेशन और वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। ठीक है, अब अपन प्रारंभ में जब अधिशोषक की सतह खाली होती है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन से पहले जब सॉलिड सरफेस पूरी क्लियर है, तो अधिशोषण भी दाब के साथ बढ़ता है। ठीक है, तब जब सॉलिड सरफेस क्लियर है, तब अगर प्रेशर को इंक्रीज करें तो एब्जॉर्प्शंस भी हैं जो कि टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, जबकि वाष्पीकरण क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रारंभ में संघनन की क्रिया तेज, जबकि वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? धीमे होती है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ संघनन की प्रक्रिया कम और वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? बढ़ती जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि संघनन व वाष्पीकरण क्रिया बराबर हो जाती है, और इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? अधिशोषण साम्य अवस्था। ठीक है, तो लेंग्यूमर ने जो अधिशोषण की प्रक्रिया को दो भागों के अंदर डिवाइड किया था, एक था संघनन और दूसरा था वाष्पीकरण। ठीक है, जब प्रारंभ के अंदर अधिशोषण की प्रक्रिया नहीं होती, मतलब सॉलिड सरफेस क्लियर होती है, तब संघनन की जो क्रिया है वो तेजी से होती है, और उस समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया कब होती है? जब अपन प्रेशर को इंक्रीज कर दें, ठीक है, तब ये अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है उस वक्त तो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो जब वैसे वैसे जो संघनन की प्रक्रिया है वो तो कम होती जाती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है,
और एक फिक्स पॉइंट के ऊपर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब संघनन और जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो इक्वल हो जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, उस जिसको अपन किस क्या कहते हैं, अधिशोषण साम्यावस्था कहते हैं। इस प्रकार अधिशोषित हुए अणु की व्यवस्था एक दिशीय होती है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनली होती है। गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं और अधिशोषक की पूरी सतह पर ऊर्जा समान रहती है, ठीक है। अब है इस सूत्र की व्युत्पत्ति, ठीक है। अगर इसके डेरिवेशंस की बात करें लैंग्यूमर आइसोथर्म कर्व की, कि उपयुक्त अभिग्रहितों के आधार पर लैंग्यूमर ने एक ऐसे समीकरण की व्युत्पत्ति की जो स्थिर ताप पर गैस के दाब तथा अधिशोषित गैस की मात्रा के मध्य एक मात्रात्मक संबंध बताता है, ठीक है। किस किस के बीच में, स्थिर ताप पर गैस के दाब तथा अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच में मात्रात्मक संबंध बताता है। जैसे माना कि ठोस की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले गैस के अणुओं की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। और ठोस की सतह पर संघनित होने वाले अणुओं का भाग क्या है, अल्फा, ठीक है। तो ठोस की सतह पर संघनित अणुओं की कुल संख्या कितनी हो गई, अल्फा एन, क्योंकि टोटल अणु कितने हैं, एन है, ठीक है। और संघनित की मात्रा अल्फा थी, तो संघनित अणुओं की टोटल संख्या कितनी हो गई, अल्फा एन। माना कि 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह में से थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर सतह पर पहले से ही गैस के अणु विद्यमान है, ठीक है, अर्थात अधिशोषित अणुओं से आच्छादित है। मतलब उसने ये मान लिया है कि जो थीटा सेंटीमीटर एरिया था, ठीक है, उसके ऊपर पहले से ही जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अतः अधिशोषण संपूर्ण सतह पर ना होकर केवल किस पे होगा, 1 - थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर होगा, क्योंकि अधिशोषण होने से पहले ही जो गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो थीटा एरिया के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अधिशोषण किस में होगा, थीटा एरिया के अलावा जो एरिया बचा है उसके ऊपर जो अधिशोषण का है वो प्रोसेस कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो अधिशोषण का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1 - थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः ठोस की सतह पर गैसीय अणुओं के संघनन की दर या वेग क्या होगा, ठीक है, कंडेंसेशन की वेट क्या हो जाएगी, 1 - थीटा अल्फा एन, ठीक है। गैस के अणुओं की वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ठीक, गामा मान लेते हैं, या ठीक है, गैस के अणुओं द्वारा अधिशोषित ठोस का क्षेत्रफल थीटा, ठीक है। जो वाष्पीकरण की दर होगी वो किसके समानुपाती होगी, गैस के अणुओं द्वारा अधिशोषित ठोस का क्षेत्रफल। तो वाष्पीकरण की दर को अपन के थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। वाष्पीकरण को किसके बराबर मान लिया है, कि गैस के अणुओं के द्वारा अधिशोषित ठोस का क्षेत्रफल थीटा के बराबर। अब अपन साम्य अवस्था पर बात करते हैं कि साम्य अवस्था पर संघनन की दर और जो वाष्पीकरण की दर थी वो बराबर थी, मतलब 1 - थीटा अल्फा एन बराबर के थीटा के बराबर था। इसके आगे की जो डेरिवेशंस हैं वो अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।